Subscribe and support us. Keep listening amazing stories. मम्मा डैड आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं बेटा, हम तो बस ये डेकोरेशन देखने आए थे। अदिति बात को बदलते हुए उसके मुंह में जो आ रहा था वो कह रही थी। आदि अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज आप बहुत प्रिटी लग रही हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। आदि की बातों से अदिति का ध्यान खुद पर जाता है तो वो देखती है कि उसने हॉट पैंट और केवल शर्ट पहन रखा है जिसमें उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। अदिति लक्ष्य की ओर देखती है जिसके बाल बिखरे हुए थे जो काफी मेसी लग रहे थे, पर लक्ष्य उसमें भी काफी खूबसूरत लग रहा था। लक्ष्य अदिति को ऊपर से नीचे देख रहा था, वो सच में काफी हॉट लग रही थी। लक्ष्य का अपने तरफ व्यू देखता पाकर अदिति जल्दी से कहती है, आदि आप ना बहुत बदमाश हो, अपने मम्मा से क्या कहा था कि आप जल्दी नीचे आओगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको मेरे बनाए नाश्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। नो मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर चलो, आपको भूख भी लगी होगी ना? हम मम्मा सच में मुझे बहुत जोर से लगी है। डैड मुझे लगता है कि आपने अपनी आगे बटन को लगाना भूल गए हैं। अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि डैड आपके सारे बटन खुले हुए हैं और आपके चेस्ट उसमें से दिख रहे हैं। क्या आप मम्मा को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आदिति तो हैरानी से आदि को देख रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। लक्ष्य भी अपने बेटे से अब काफी चिढ़ गया था, वो कभी कुछ भी बोल दिया करता था जब वो दोनों साथ होते थे। तब आदि आज आपको ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाएगा और आज आप मम्मा के साथ भी नहीं रहोगे, ये आपकी पनिशमेंट है। वॉट दाद, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुम दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हो और बस अपनी मम्मा को परेशान करते हो, तो आज तुम्हारी पनिशमेंट है कि मम्मा प्लीज यहाँ से चलो वरना डैड हम दोनों को अलग कर देंगे। और फिर अदिति जहाँ हाथ पकड़कर भागने लगता है। अदिति भी ऐसी के साथ भागने लगाती है और लक्ष्य उन दोनों के पीछे भागता है। आदि स्टॉप वरना तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझे तुम? ओके डैड, पर आप हमें पकड़िए तो सही। वे सभी लोग दौड़ते हुए नीचे पहुंच गए थे जहां अब आदि का हाथ अपनी मम्मा से छूट गया था और वो नीचे चल गया था, पर अदिति पीछे रह गई थी। वो एक कदम और चल पाती, लक्ष्य उसके हाथ को पकड़कर घुमा देता है, खुद से सटा लेता है। अब अदिति लक्ष्य की आंखों में देख रही थी और लक्ष्य अदिति की आंखों में, पर नीचे कोई था जो उन दोनों को अपनी जलन और हवस भरी आंखों से घूर रहा था। ये कोई और स्टीफन था जो नानाजी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो नानाजी आमने किसी संस्कारी लड़के की तरह बैठकर बातें कर रहा था। अंदर से वो कितना कमीना था ये तो बस उसे ही पता था। नाना जी की भी नजर अब लक्ष्य और अदिति पर जाकर ठहर गई थी। वो उन दोनों इतने करीब देखकर बहुत खुश थे। हाय मेरे बच्चे, इन्हें किसी की नजर ना लगे, वो तो लगेगी, वो भी बहुत जल्द, तू बस इंतजार कर बुढ़े। मोना भी अपनी जलन भरी आंखों से अदिति को घूर रही थी। जब आदिति को यह ऐसा होता है कि वो कहा तो वो तुरंत लक्ष्य से दूर हो जाती है और जब उसकी नजर मोना पर जाती है तब वो देखती है कि मोना लक्ष्य को कैसे देख रही थी। ये देख अदिति लक्ष्य की खुद के और करीब कर लेती है और उसके होठों पर हल्का सा किस कर लेती है, जिसे देखकर नानाजी भी हैरान हो गए थे और स्टीफन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद रखी थी। मोना को अदिति का खून कर देने का मन कर रहा था। असिति के इस व्यवहार से लक्ष्य भी चौंक गया था। अदिति लक्ष्य अपने और करीब कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। रूम में पहुंचने तक भी स्टीफन और मोना की नजर उन दोनों पर ही थी। अदिति लक्ष्य को रूम के अंदर ले आती है और सीधे लक्ष्य को धक्का देकर वॉशरूम में घुस जाती है। लक्ष्य को तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसकी प्यारी पत्नी किया क्या। नीचे हॉल में आदि सीढ़ी के पीछे छुपा हुआ था। जब उसे ये लगता है कि अब कोई भी नहीं आ रहा है तो वो बाहर निकलता है कि तभी उसे अपने नानाजी दिखाई देते हैं। नानाजी और फिर कर उसके गले लग जाता है। इस बीच उसने गलती से स्टीफन की कॉफी को गिरा दिया था जिससे स्टीफन गुस्से से पागल हुए जा रहा था, पर नानाजी के होते हुए वो कुछ कह भी नहीं सकता था। नानू आप क्या कर रहे हो? बेटा मैं यहाँ पर आपके अंकल से बात कर रहा हूँ। और फिर स्टीफन की ओर पॉइंट करता है। अच्छा तो आप इनसे बात कर रहे, पर नानू ये इतने गंदे तरीके से क्यों बैठे हैं? क्या इनकी पेंट खराब हो गई है या इन्होंने सुसु कर दी है? जब नानाजी स्टीफन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि स्टीफन के कपड़े गंदे हो गए हैं और वो बस आदि को घूरे जा रहा है। नानाजी कहते हैं, बेटा आप अपने कपड़े बदली कर लीजिए, वैसे भी तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। तभी वहां मोना आती है और कहती है, नानाजी मैं दिखा देती हूँ इन्हें इनका रूम। मोना ने के पतली ब्लू शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, या यूं कहे उसने कुछ पहन भी रखा था, या नहीं क्योंकि उसका पूरा बदन काफी अच्छे से शो हो रहा था। उस शॉर्ट ड्रेस में स्टीफन मोना को देखे केवल स्माइल करता है और फिर मोना उसे लेकर चली जाती है। ऊपर रूम में सौम्या के पैर पर चोट आ गई थी जिसके लिए रोहन उसे सुनाए जा रहा था। सौम्या मुंह बनाते हुए कहती है, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे अब मेरी गलती है, खुद को गलती ही नहीं है। कुछ कहा तुमने? सौम्या झपटे हुए कहती है, नहीं तो मैं बस कह रही की थी मुझे भूख लगी है और अब मैं नीचे भी नहीं जा सकती। उसका ये कहना था कि रोहन उसे अपनी बही में उठाकर नीचे ले जाने लगता है। आगे क्या होगा, स्टीफन के आ जाने से कौन सा नया तूफान आने वाला है, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। अदिति जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर साड़ी पहनती है। उसने पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी थी और उस पे नेट का ब्लाउज पहना हुआ था। वो क्लोजेट रूम से बाहर आकर जल्दी से मिरर के सामने खड़े होकर अपनी मांग में सिंदूर भरने लगती है और अपने गले में मंगलसूत्र पहनकर जैसे ही जाने को होती है उसे लक्ष्य बाथरूम से आते हुए दिखाई देता है। अदिति लक्ष्य को बिना देखे ही जल्दी से बाहर चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्य दोबारा उससे वही पूछेगा जिसका जवाब अदिति चाहते हुए भी नहीं बता सकती थी। लक्ष्य अदिति का यूं इग्नोर करना उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। वो भी जल्दी से क्लोजेट रूम की ओर बढ़ता है। रोहन सौम्या को अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जा रहा था जिससे सौम्या को काफी शर्म आ रही थी। नानाजी तो दोनों को देख हैरान थे। आज उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इन सबको ही किया गया है। पहले अदिति बेबाक तरीके से लक्ष्य को सबके सामने किस कर रही थी और अब रोहन जो कि किसी लड़की के पास तक नहीं जाता था वो आज वो सौम्या को अपनी बाहों में उठाकर ला रहा था। लेकिन वे उनके लिए काफी खुश भी थे क्योंकि अब उनके साथ सब ठीक जो हो रहा था। रोहन सौम्या को लेकर नीचे आ चुका था। नानाजी पूछते हैं, रोहन सब ठीक तो है? तुम ऐसे सौम्या को उठाकर क्यों ला रहे हो? वो क्या है ना नानाजी, सौम्या के पैर में लग है तो ये चल नहीं पा रही है। नानाजी परेशान होकर कहते हैं, सौम्या तुम ठीक तो ना? नानाजी मैं ठीक हूँ और चल सकती हूँ, ये तो यही है जिन्होंने मुझे उठा रखा है। और रोहन को घूरने लगती है, अब आप मुझे नीचे उतारेंगे? रोहन सौम्या को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। वो सौम्या को टेबल पर बैठा देता है और खुद उसकी बैग में बैठ जाता है। अदिति सौम्या को देख कहती है, सौम्या तुम्हें लगी कैसे? सौम्या ये सुन शर्म से पानी पानी हो जाती है। सौम्या अपने मन में कहती है, भाभी ये मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब कैसे हुआ, पर जो भी हुआ है ना ये सब इनकी वजह से हुआ है, यही है जो मुझे परेशान कर रहे थे। रोहन जैसे सौम्या की मन की बात जान गया था वो कहता है, सौम्या बताओ ना भाभी को कि तुम गिरी कैसे? सौम्या रोहन को बुरी तरह घूर रही थी। मुझे यूं ही घूरती रहोगी या फिर कुछ बोलोगी भी? वो क्या है ना भाभी, मैं वॉशरूम गई थी तो वहां से निकलते वक्त अचानक से मेरा पैर फिसल गया। आप चिंता मत कीजिए, मुझे ज्यादा नहीं लगी है। अदिति कहती है, सौम्या आगे से तुम्हें देखकर चलना चाहिए। ठीक है जी भाभी, मैं ध्यान रखूंगी।
वे सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सीढ़ियों से लक्ष्य नीचे उतर कर आ रहा था। लक्ष्य को देख अदिति अपना सर नीचे कर लेती है और ऐसी से कहती है, आदि बेटा चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमें नाना जी के साथ घुमान भी तो है ना। हाँ मम्मा गया था, चलिए जल्दी करते हैं। वैसे नाना जी आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? नाना जी कहते हैं, ये तो अभी सीक्रेट है बेटा, आपको बाद में ही पता चलेगा। पर नाना आदि ज्यादा सवाल नहीं, आप अपना डिनर कीजिए। ओके मम्मा। अब तक लक्ष्य भी आ चुका था। भले भी आदिति लक्ष्य से बात नहीं कर रही थी, उसे उसके नाश्ते के बारे में ज्यादा चिंता थी, इसलिए वो लक्ष्य के ब्रेकफास्ट निकाल देती है। नाना जी कहते हैं, लक्ष्य बेटा आज तुम घर पर ही रहने वाले हो क्या? लक्ष्य कहता है, नहीं नाना जी आज ऑफिस में जरूरी काम है जिस वजह से मैं नहीं आज नहीं रुक सकता, पर मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। नाना जी कहते हैं, कोई बात नहीं तुम ऑफिस जाओ, हम सब दोपहर के बाद एक घूमने जाएंगे, ठीक है? आदि खुश होते हुए कहता है, नाना जी क्या हम घूमने जाएंगे? हाँ बिल्कुल बेटा। आदि खुश होते हुए कहता है, ये मजा आएगा, हम घूमने जाएंगे। आदि को देखकर सबके फेस पर भी स्माइल आ गई थी। लेकिन उधर मोना के रूम का माहौल काफी गर्म था। स्टीफन मोना को अपने नीचे कर बेताबी से किस किए जा रहा था। इस चीज में मोना भी उसका पूरा साथ दे रही थी, वो उसे वो सब करने दे रही थी जो वो करना चाहता था। स्टीफन और मोना के कपड़े फ्लो पर गिरे हुए थे। स्टीफन मोना के ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था और वो हाथ से उसके सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था, जिसे महसूस कर मोना काफी तेज सांस ले रही थी और साथ ही साथ मौन भी कर रही थी। स्टीफन तुम क्या कर रहे हो? प्लीज डू फास्ट ना। स्टीफन मोना को देख इविल स्माइल करता है और कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी, अभी तो पूरा दिन बाकी है, पहले मैं खुद को सेटिस्फाई कर लूं फिर मैं तुम्हें। इससे आगे की बात को बीच में काटकर स्टीफन मोना के नेक पार्ट के हर हिस्से को सेक्सुअल वे में छूने लगता है। मोना स्टीफन के यूं छूने से सिहर रही थी। मोना स्टीफन के हाथों को पकड़कर अपने सेंसिटिव पार्ट घुसा देती है, जिसके कारण वो दर्द से तड़प उठती है। स्टीफन मोना की इस हरकत पर इविल स्माइल के साथ उसे देख रहा था। स्टीफन के हाथ मोना के सेंसिटिव पार्टी मूव हो रहे थे, जिससे मोना की आह निकल रही थी। कुछ देरी मोना में साथ प्ले करने के बाद स्टीफन मोना को अपने ऊपर कर देता है। मोना अब समझ चुकी थी स्टीफन क्या चाहता है। मोना स्टीफन के पैरों में बैठकर उसे हर जगह किस करने लगती है, जिससे स्टीफन को भी काफी अच्छा लग रहा था। मोना अपने पैरों को उठाकर सीधे स्टीफन को खुद के अंदर इंटर करा देती है। शुरू में उसे थोड़ा दर्द होता है, पर धीरे धीरे उसे अब अच्छा लगने लगता है। स्टीफन मोना के ब्रेस्ट को पकड़कर दबा रहा था, जिससे मोना और ज्यादा मचल रही थी। अचानक स्टीफन मोना अपने नीचे कर लेता है और उसके साथ वाइल्ड होकर इंटीमेट होता रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वाइल्ड होकर इंटीमेट हो रहे थे। इन दोनों को पता नहीं था अब उनके लाइफ में क्या होने वाला है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। अदिति की शक्ति अब धीरे धीरे आ जाएगी। अब तक दोपहर हो चुकी थी। मोना स्टीफन की बाहों में सो रही थी और स्टीफन उसे एविल स्माइल के साथ देख रहा था। स्टीफन मोना को देखते हुए ही उसके चादर के अंदर से ही उसे चेस्ट को सहला रहा था, जिससे मोना कसमसाते हुए अपने आंखें खोलती है और स्टीफन का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीफन के हाथ को हिला भी नहीं पाती। स्टीफन ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज अब छोड़ दो, बहुत हुआ अब मुझे। शुश बेब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ फिर से वो सब करूंगा? तो ये तुम अब बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं और मैं तब सेटिस्फाइड होऊंगा। स्टीफन की बात सुन के मोना को इतना गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने ये मन ठान लिया था कि वो आदिति को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। सौम्या का रूम। सौम्या अपने कमरे में डरी सहमी सी बैठी थी। उसे बाहर निकलने से भी बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अगर वो अभी बाहर निकली तो अजय आ जाएगा। हालांकि कुछ टाइम से वो दिखा नहीं, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी उसके रूम को कोई नोक करता है। एक पल के लिए तो वो डर जाती है कि कौन होगा। हे भगवान, कहीं वो तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे करूंगी? और मैंने अभी तक भाभी को भी कुछ नहीं बताया। सौम्या पूरी तरह से घबरा चुकी थी। सौम्या डरे सहमे दरवाजे खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े इंसान को देख उसके पसीने छूटने लगते हैं। सौम्या जैसे ही दरवाजा बंद करने को होती है, वो इंसान जल्दी से दरवाजे को पकड़ लेता है और सौम्या को अंदर धकेल देता है और खुद अंदर आ जाता है। ये और कोई नहीं अजय था, जो बस सबके जाने का वेट कर रहा था। अब जब उसे मौका मिल गया था सौम्या से बदला लेने। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने बहुत खर्चा किया है जान तुम पे, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगा? सौम्या पीछे खिसकते हुए रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे चीर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? हे छा, तो ये भूल जाओ सौम्या। अजय दरवाजे को बंद कर अब धीरे धीरे सौम्या की ओर बढ़ रहा था। वो उससे कहता है, तुमने बहुत एंजॉय किया होगा ना? ये कहते वक्त उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। सौम्या डरते हुए पीछे खिसकते जा रही थी और अजय उसके पास आते जा रहा था। तुमने रोहन को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड किया ना, अब तुम मुझे क्यों नहीं कर देती? कसम से तुम्हें बहुत मजा आएगा। सौम्या का ये सुन खून खौल उठता है। चटक एक थप्पड़ अजय के फेस पर मारती है और चिल्लाए हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो समझे तुम जैसा नीच आदमी मेरे पति से अपनी तुलना कभी नहीं कर सकता। अरे वो भगवान है मेरे लिए और तुम अपनी तुलना उससे कर रहे हो। अरे तुम्हें तो रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही है मुझसे ऐसे बात करने के लिए? मैं भी तो तुम्हारी बेटी के समान हूं, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारी बेटी है। अजय सौम्या का गला दबाते हुए कहता है, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो क्या अब तुम्हें बुरा लग रहा था? तुम्हारी बेटी अनमोल और दूसरी की बेटी क्या तुम्हारे लिए रखेल नजर आती है? और तुम जैसे मर्द न तो अपने परिवार के होते हैं और न ही किसी पराये का होना, ये तो दूर की बात है। अजय गुस्से में सौम्या को बेड पर धक्का दे देता है और उसके पास जाने लगता है। सौम्या अब उसे देख पीछे खिसकने लगती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुमने मेरे अंदर के मर्द को ललकारा है न, तो अब देखो उस अंदर के मर्द को जो तुम्हारे साथ क्या करता है। इतना कहकर सौम्या के करीब बढ़ने लगता है। सौम्या अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। पता नहीं क्यों सौम्या के दिल ने कहा कि अदिति का नाम ले। सौम्या अपनी आंखें बंद कर करती है जहां उसे आदिति दिखाई देती है। अजय सौम्या के पास पहुंचकर जैसे ही छूने को होता है, एक तेज हवा का झोंका आता है और उसे दरवाजे के बाहर ले जाता है और उसे सीधे बाहर के गार्डन पटक देता है। अजय एक तेज आवाज के साथ वही गिरे हुए चिल्लाने लगता है। वहां के गार्ड्स को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक अजय को हुआ क्या। अजय कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है और ये खबर अंदर नाना जी को बता दी जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अंदर सौम्या आंखें अभी तक बंद कर रखा था। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। अचानक से जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे अजय नहीं दिखाई देता। ये देखकर सौम्या राहत की सांस लेती है और जल्दी से अस्थि के रूम की तरफ जाने लगती है। जब सौम्या अदिति के रूम के पास पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता है सिवाय आदि के जो सो रहा था। सौम्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर अदिति गई कहाँ। ऊपर छत पर कोई अपनी नीली आंखों से एक तक गार्डन की ओर घूर रहा था। उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी।
तभी उसके पीछे के किसी की आवाज आती है। भाभी। अदिति जैसे ये आवाज सुनती है और अपने होश में आती है। अब उसकी आंखें नीली नहीं थी बल्कि नॉर्मल हो चुकी थी। अदिति पीछे मुड़ी है तो देखती है कि सामने सौम्य खड़ी है और खुद को देखती है जो अभी चुपचाप खड़ी है। ये देखकर अदिति हैरान रह जाती है। कुछ देर तो वो आदि के साथ बिस्तर पर थी, फिर अचानक वो कैसे यहाँ? भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है न सौम्या? मुझे नीचे काफी बोरियत महसूस हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्योंकि छत पर जाया जाए तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे पैरों का दर्द अब ठीक है? जिस पर सौम्य कहती है, हाँ भाभी पता नहीं कैसे पर मेरे पैर अब बिल्कुल दर्द नहीं कर रहे। अदिति बात को पलटते हुए कहती है, मुझे लगता है वो भी अभी आने वाले होंगे तो अभी हमें भी चलना चाहिए। सौम्या भी हाँ में अपना सर हिला देती है और वो दोनों नीचे चले जाते हैं। मुझे बहुत खेद है कि मैं चैप्टर अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोन खराब हो चुका था पानी में गिरने के कारण, इसलिए फोन बनने को गया था रायपुर। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का टाइम नहीं मिला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं कर ही क्या सकता था, सब इतने अचानक से हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिन तो फोन के चक्कर में मेरा दिमाग खराब रहा, फिर यही दुआ थी कि जल्दी बन जाए। मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा पर बहुत टाइम लगा। आई एम सॉरी गाइस, फोन में अभी दिक्कत है पर मैं मैनेज कर लूंगा। तो चलिए आगे स्टोरी में जाते हैं। आदिति अपने रूम में जा चुकी थी और सौम्या भी अपने रूम में जा चुकी थी। सौम्या अपने रूम में जाते ही बाथरूम में घुस जाती है और क्या उसके बारे में सोचने लगती है। सौम्या मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, क्या वो सब सच था या मेरा कोई सपना? लेकिन अगर वो सब सपना था वो सब इतना असली क्यों लग रहा था? क्या सच में अजय मेहरा मेरे रूम में आया था? अगर आया था तो वो अचानक से गया कहा? खैर छोड़ो, मुझे अभी तैयार होना चाहिए। क्या तैयार? अचानक से सौम्या को याद आता है कि उसके पैर पर तो मोच आ गई थी ना। तभी सौम्या देखती है कि उसके पैरों अब दर्द नहीं हो रहा है। ओह गॉड, ये कैसे हुआ? मेरे पैरों पर अब दर्द नहीं है? क्या ये चमत्कार है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरे पैरों पर दर्द था। पर अब सौम्या के चेहरे पर खुशी और कंफ्यूजन के भाव थे। खुशी इस बात की अब उसके पैर दर्द नहीं कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कंफ्यूजन इस बात की ये सब हुआ कैसे? क्या मैं जो सोच रही हूँ ऐसा हो सकता है क्या? इसके पीछे अदिति भाभी। सौम्या क्या तुम अंदर हो? डोर पर किसी के नोक करने की आवाज आती है जिसे सुन सौम्या होश में आती है और कहती है, हाँ मैं अंदर हूँ। सौम्या जल्दी से फ्रेंड होकर बाहर आती है जहां उसे सोफे पर बैठा हुआ रोहन दिखाई देता है जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। सौम्या बस रोहन को देखे जा रही थी क्योंकि रोहन काम करते वक्त भी बहुत हैंडसम लग रहा था। क्या मैं तुम्हें इतना हैंडसम लग रहा हूँ? अगर तुम चाहो तो पास से भी देख सकती हो। ये सब रोहन लैपटॉप पर काम करते हुए ही कहा था। रोहन की ऐसी बात सुनकर सौम्या चौंक जाती है। अब उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। इस अपने लाल टमाटर जैसे फेस को लेकर चेंजिंग रूम की ओर चली जाती है। सौम्या को जाते देख रोहन हल्का सा मुस्कुरा देता है पर कुछ कहता नहीं। अभी तक उसने सौम्या के पैरों को देखा नहीं था। अदिति का रूम। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आदि उठ गया तो? शुश वो नहीं उठेगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं वो मैं कहा आपको इग्नोर कर रही हूँ? अच्छा तो तुम नहीं कर रही? जी हाँ मैं नहीं कर रही। तो फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? अब ये मैं ही करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो लक्ष्य की बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर लक्ष्य ने उससे पूछा कि उसे आदि के बारे में कैसे पता चला कि वो खतरे में है तो वो क्या करेगी, इसलिए वो उससे भाग रही थी। अब वो ये नहीं बता सकती उसके पावर है और वो उसी की मदद से आदि को बचा पाई थी। मैं अदिति के कुछ बोलने से पहले ही लक्ष्य अदिति के गुलाबी जैसे होठों को अपने सख्त होठों पर रखकर चूमने लगता है। लक्ष्य अदिति को इतने अग्रेसिव होकर किस कर रहा था कि अदिति कुछ समझ नहीं पा रही थी। लक्ष्य अदिति के होठों को चूस रहा था और साथ ही साथ हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था जिसे अदिति की आह भी उसके मुंह अंदर ही रुक जा रही थी। अब लक्ष्य के किस में अदिति भी उसका साथ दे रही थी क्योंकि लक्ष्य उसे इस तरह मदहोश कर रहा था कि अदिति भी लक्ष्य से सेड्यूस हो चुकी थी। जब लक्ष्य को यह एहसास होता है कि अदिति को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही तब जाकर लक्ष्य अदिति को छोड़ता है और उसके माथे से अपने माथे को सटा लेता है। अदिति की सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी जिसे वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो जोर जोर से सांस ले रही थी जिस कारण अदिति के चेस्ट लक्ष्य के चेस्ट से टच हो रहे थे, जिससे लक्ष्य को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही थी। अदिति की सांसें अभी नॉर्मल हुई थी। लक्ष्य दोबारा से उसके होठों को अपने होठों से जब्त कर देता है। लक्ष्य इस टाइम एक प्यासे की तरह लग रहा था जिसे पानी मिलते ही वो उस पर टूट पड़ा हो और बस पूरी तरह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। अचानक से अदिति लक्ष्य को अपने दूर धक्का देती है जिससे लक्ष्य अदिति से थोड़ा दूर हो जाता है। लालची को खुद से दूर हुआ देख अदिति वहां से वॉशरूम की ओर जाने को होती कि तभी लक्ष्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार की ओर सटाकर उसके ब्लाउज की डोरी को खींच देता है जिससे अदिति एक पल के लिए तो जम ही जाती है। लक्ष्य जी, ये आप एक मदहोशी भरी आवाज अदिति निकालती है क्योंकि लक्ष्य के होठ उसके गोरे और आकर्षक पीठ पर चल रहे थे। लक्ष्य अदिति की पीठ को अपने वीक टैंक से लीक और बाइट कर रहा था। मम्मा। अदिति चौंक कर जाती है, साथ ही साथ लक्ष्य भी। अब वो दोनों इतने अजीब पोजीशन में थे कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। लक्ष्य जी आप जल्दी से मेरी डोरी बांध दीजिए, अदिति धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है। लक्ष्य जल्दी से उसकी डोरी बांध देता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, मुझे कुछ काम से तुम्हारे नाना जी के पास जाना है, मैं अभी आता हूँ ठीक है? इतना कहकर लक्ष्य वहां से निकल जाता है। अदिति अपने मन में सोचती है, कितने चालू है ये, खुद तो बहाना बनाकर निकल लिए और अब मुझे अकेले छोड़ दिया। मम्मा आप पीछे मुंह करके क्यों खड़ी हो? आदिति जल्दी से मुड़ते हुए कहती है, हाँ वो बेटा क्या है, न मेरे ऊपर न अचानक से छिपकली गिर गई थी तो मुझे डर लग रहा था इसलिए आपके डैड मेरी हेल्प कर रहे थे। अदिति इतना बोल के आदि की ओर देखती है जो उसे अपनी मासूम सी आंखों से देख रहा था। पर मम्मा नानू का घर इतना बड़ा है, उनके घर में छिपकली कहां से आएगी? अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बेटा वो छिपकली है, वो कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। पर मम्मा आदि आपको याद है आज हम सब घूमने जाने वाले हैं? हाँ मम्मा मैं तो भूल ही गया था। अच्छा आप जल्दी से मम्मा के पास, हम साथ में रेडी होते हैं। पर मम्मा आदि तो बड़ा हो गया है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा अभी छोटू सा है इसलिए मम्मा ही आदि को तैयार करेगी ठीक है? आदि खुश होते हुए कहता है। ओके मम्मा। आदि अपने मन में कहता है, मम्मा मैं आपके पास रहने के लिए और आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। स्टूपिड हरकत। आदि आपके फेस को क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? अदिति आदि को देख कहती है, कुछ नहीं पर मुझे लगता है आप ना आज बहुत क्यूट लग रहे हो। इतना कहकर आदि के टमी पर गुदगुदी करने लगती है। आदि खिलखिलाकर हंसने लगता है। मम्मा आप ऐसा नहीं कर सकते मम्मा। ओके अब बस अब चलो हम फ्रेश हो जाते हैं। इतना कहकर अदिति आदि को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम ले जाती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में अजय अभी भी बेहोश था और मोना, पाली और स्टीफन उन्हीं के पास थे। पाली बड़े मजे से एप्पल खा रही थी जैसे उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। मोना को अपने डैड को देख बुरा लगा रहा था। मम्मा अचानक से डैड को क्या हो गया, वे यहाँ कैसे पहुंचे?
पाली एप्पल खाते हुए कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता, घर के सर्वेंट कह रहे थे तुम्हारे डैड टेरेस से गिर गए थे। मोना सॉफ्ट होकर कहती है क्या? देखो मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है, ये तो जब तुम्हारे डैड होश में आएंगे तभी पता चलेगा। मम्मा क्या उनके बारे में दादाजी को पता है? पाली मुंह बनाते हुए कहती है हाँ पता है। इतना बड़ा हादसा घर में हो गया है फिर भी वो सब आज घूमने जाने का प्लान कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं जो हमेशा उनकी मदद करते हैं, पर वो तो हमेशा नीचा ही दिखाते रहते हैं। मोम क्या आप ये एप्पल खाना बंद करेगी? मोना अपनी माँ से एप्पल छीनते हुए कहती है। पाली गुस्से में भड़कते हुए कहती है ये क्या है पाखी? मोम डैड बीमार है और आप ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या करूं, तुम्हारे डैड बीमार है तो तुम क्या चाहती हो मैं भी अन औरतों की रोती रहूं? पाली छाती पिटती हुई कहती है हाय हाय मेरा पति बेहोश हो गया है, उसकी हालत मारने को हो गई है, अब मेरा क्या होगा? मैं अबला नारी कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर। हो गया यही सुनना चाहती थी ना तुम, अब मेरा एप्पल मुझे वापस करो। इतना कहकर पाली मोना से एप्पल छीन लेती है। मोना तो बस गुस्से में फटने वाली थी अपनी माँ इतनी सारी नौटंकी देखकर। मोना अपने मन में कहती है आपने ऐसे ही उस अदिति को माँ को रास्ते से नहीं हटाया होगा, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है कि आपको तो ऑस्कर पुरस्कार मिलना चाहिए, पर आपका डैड के प्रति ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मोम स्टीफन दोनों माँ बेटी को लड़ते हुए देख रहा था और कुछ सोच रहा था। अदिति की याददाश्त सच में चली गई या फिर कोई और मामला है? खैर जो भी हो अब उसे कुछ याद नहीं तो फिर मैं उसे दोबारा से पा सकता हूँ। इस बार मैं उसे लक्ष्य के प्रति इतना भड़का दूंगा कि वो कभी उसके पास वापस नहीं जाएगी। इतना कहकर डेविल स्माइल करने लगता है। मेहराविला अभी लगभग 1 बज चुके थे। नाना जी नीचे सोफे पर बैठकर सबका इंतजार कर रहे थे, तभी सामने से उन्हें अदिति, आदि और लक्ष्य आते हुए दिखाई देते हैं। लक्ष्य ने व्हाइट शर्ट और ब्लू पेंट कैरी किया हुआ था जिसमें वो कतई जहर लग रहा था। आदि ने भी सेम लक्ष्य के जैसे कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो काफी क्यूट लग रहा था, बिल्कुल डैडी बेयर भी तरह, उनसे भी ज्यादा सुंदर तो आज अदिति लग रही थी। अदिति का चेहरा काफी लाल दिख रहा था क्योंकि अदिति ने भी आज ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप कैरी किया हुआ था। हालांकि पुरानी अदिति ये सब कपड़े पहना करती थी, लेकिन हमारी भोली भाली माही को ये सब कहाँ पसंद था, इसलिए उसे थोड़ी शर्मा रही थी, उससे भी ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल लगा रहा था। लक्ष्य की तो नजर ही नहीं हट रही थी अदिति पर से। अदिति ने अपने बालों को पोनीटेल मिस्टर बांध रखा था और उसकी जुल्फे सामने छोड़ रखे थे जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। नाना जी अदिति को इस तरह से देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें अब अपनी पुरानी वाली अदिति दिख रही थी तो उस टाइम काफी मस्ती किया करती थी, अपने नानू से लड़ा करती थी। नाना जी कहते किसी की बुरी नजर न मेरे बच्चों को, और हमारे रोहन और सौम्या कहाँ है? हम यहाँ हैं नाना जी। सभी जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां सौम्या और रोहन खड़े थे और उनकी तरफ ही आ रहे थे। सौम्या ने ब्लू टॉप और ब्लू जीन्स कैरी किया हुआ था। रोहन ने भी ब्लू शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखा था जिसमें वो काफी हैंडसम और कूल लग रहा था। आज सभी अपने कैजुअल लुक में भी काफी सुंदर लग रहे थे। आदि अपने नानू को देख बेसब्र होकर कहता है नानू हम कब जाएंगे? ओहो मेरा बच्चा, नाना जी आदि को अपने गोद में लेते हुए कहते हैं। हम अभी चल रहे हैं, ठीक है ये फाइनली हम चल रहे हैं नानू ही। ओए छोटे चूहे अपने अपनी एक्साइटमेंट को न वहां के लिए बचा के रखो समझे। आदि अपनी नाक को फुलाते हुए रोहन को देख कहता है ऑफकोर्स बंदर चाचू, क्योंकि वहां जाके तो आप ही सबसे ज्यादा डरने वाले हो। ये कहकर आदि अपनी बत्ती सी दिखा देता है। रोहन इससे आगे भी कुछ कहता कि तभी लक्ष्य की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम दोनों को घर पर रहना है तो हम चल रहे हैं तुम्हें छोड़कर। दोनों साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं। पीछे से सौम्या रोहन की पीठ पर मारते हुए कहती है तुम क्या बच्चे हो, तुम्हें हर जगह बस मस्ती सुझती है क्या? रोहन अपनी पीठ को सहलाते हुए कहता है ये बात तुम मुंह से भी तो बोल सकती थी ना, ऐसे मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ बाद में देख लेना तुम। नाना जी चलिए ना, अब तो बहुत देर भी रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यही खड़े खड़े शाम हो जाए और हम जा भी ना पाए। सौम्या रोहन के बातों को टोकते हुए कहती है यू आर राइट बंदरिया चाची, ऑफ सॉरी। आदि अपने नन्हे हाथों से अपने मुंह को ढकते हुए कहता है। सभी आदि की इस क्यूट हरकत पर हंस देते हैं सिवाय हमरे लक्ष्य के। सौम्या आदि की बातों का बुरा नहीं मानती और वो भी हंसने लगती है। कुछ ही देर में वे सभी मेहरा पैलेस से निकल जाते हैं। मेहरा पैलेस से निकलते वक्त रोहन लक्ष्य से पूछता है भाई अगर वहां कुछ हुआ तो, क्योंकि पहली बार हम लोग इतनी भीड़ में जा रहे हैं, इससे हमें दुश्मनों का खतरा हो सकता है। लक्ष्य अपने बॉसी में कहता है तुम्हें चिंता करने को कोई जरूरत नहीं है, तुम बस वहां जाके अपना राइड एंजॉय करना। इतना कहकर लक्ष्य अपने चश्मे को बड़े ही स्टाइल से लगाता हुआ गाड़ी की ओर जाने लगता है। रोहन बस वहां खड़े हुए लक्ष्य को देख रहा था और फिर मुंह बनाते हुए लक्ष्य की नकल करता है। तुम्हें कोई जरूर नहीं, तुम बस। इससे आगे रोहन कुछ कहता सौम्या के चिल्लाने की आवाज आती है। रोहन जी आप वहां क्या कर रहे हैं, आप आएंगे या नहीं? ओह ये लड़की रोहन सौम्या की ओर देखते हुए कहता है। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहन और सौम्या एक कार में थे तो वही अदिति और लक्ष्य एक कार में थे। अदिति और आदि का एक दूसरे से अलग बैठने का तो मन नहीं था, लेकिन उसके नानू ने उसे अपने साथ बैठा रखा था जिस वजह से आदि अपनी मम्मा के साथ नहीं बैठ पाया। अब अदिति तो यही सोच रही थी कि वो लक्ष्य के साथ अकेली होगी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो उसे बचा ले। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता तो फिर तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अदिति हैरानी से लक्ष्य की ओर देखती है, मानो कह रही हो आपको दिमाग पढ़ना भी आता है क्या? लक्ष्य अपने लैपटॉप कुछ कर रहा था, वो अदिति की ओर बिना देखे ही कहता है हाँ बिल्कुल। अदिति हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। अब मुझे ऐसे घुरू मत वरना मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। लक्ष्य का इतना कहना था कि अदिति खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है और लक्ष्य की ओर देखती भी नहीं, जिसे देखकर लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहां दूसरी ओर सौम्या ने रोहन को परेशान कर रखा था। रोहन जी देखिए ना कितना सुंदर नजारा है। रोहन ने सौम्या के नर्म होठों को अपने होठों से सील कर दिया था। सौम्या आंखें फाड़े रोहन को देख रही थी और रोहन अपनी आंखें बंद किए ही सौम्या को पैसनेट होकर किस कर रहा था और अपनी एक हाथ से एक एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से ड्राइवर और उनके बीच पार्टीशन ऑन हो जाता है। ये देखकर ड्राइवर चैन की सांस लेता है। उन्हें देखकर तो ड्राइवर के भी पसीने छूट रहे थे डर से। अब रोहन सौम्या के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था और सौम्या पर अपना दबाव बना रहा था। सौम्या न चाहते हुए भी रोहन की फ्रेग्रेंस में खोती चली जा रही थी। अब गाड़ी का माहौल काफी इंटेंस हो चुका था। करीब 20 मिनट बाद अचानक से सौम्या रोहन को धक्का देती है और हांफने लगती है। रोहन सौम्या को इस कदर किस कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सौम्या तेजी से सांस लेने लगती है और उसे संभालने लगती है और वही रोहन भी तेज तेज सांस ले रहा था। रोहन सौम्या के ऊपर से उठता है और खुद को सही करता है। सौम्या भी उठकर खुद को ठीक करती है। रोहन ने किस करते वक्त उसके बालों को बिगाड़ दिया था जिसे सौम्या ठीक कर रही थी। सौम्या अब बिल्कुल चुप थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। रोहन भी अपने काम में अब बिजी हो चुका था। आदि तो अपने नानू के गोद में सो चुका था। बेचारे को उसके डैड ने उसकी मम्मा से दूर कर दिया और उसके नानू उसे बोर कर रहे थे, जिसकी वजह से आदि को नींद आ रही थी और वो सो चुका था। उसके नाना आदि की पीठ को थपथपा रहे थे और उसे सोता देख मुस्कुरा रहे थे। अभी उन्हें पार्क पहुंचने में कुछ टाइम लगने वाला था।
लक्ष्य, आप ये क्या? शुश बिल्कुल चुप। लक्ष्य अदिति के बिल्कुल पास था और उसे अपनी उंगली को बेहद ही सेक्सी तरीके से उसके होठों पर अपनी अट्रैक्टिव उंगलियों को चला रहा था, जिससे अदिति की तो सांस ही अटक रही थी। तुम मेरी बात बहुत मानती हो है ना? अदिति हकलाते हुए कहती है। हाँ हाँ, तुम्हें मेरी पूरी बातें नहीं मनानी चाहिए अदिति। पर क्यों? अदिति सवालिया निगाहों से लक्ष्य की ओर देखने लगती है। लक्ष्य को अदिति की आंखें बहुत ही नशीली दिख रही थी, जिस पर वो डूब जाना चाहता था। लक्ष्य खुद को रोक नहीं पा रहा था। लक्ष्य ड्राइवर को इशारा करता है, जिस पर ड्राइवर लक्ष्य का इशारा समझकर जल्दी से पार्टीशन ऑन करता है, जिस पर एक पर्दा बन जाता है, जिससे कि कोई उन दोनों को देख न पाए। अदिति हैरानी से पार्टीशन को देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। वो लक्ष्य को बिना देखे ही भौचक्की होकर देखते हुए कहती है, अरे वाह, ये जादू है, ये अपने आप ये कैसे बन गया? ऐसा कहकर अपने हाथों को एक साथ लाकर ताली बजाते हुए उसे देखने लगती है। लक्ष्य अदिति को हैरानी से देख रहा था। ये लड़की क्या पहले से ऐसी थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इस बारे में काफी कुछ जानती है। आफ्टर ऑल इसे इन सब की आदत जो थी कहीं। फिर लक्ष्य ज्यादा न सोचे हुए अदिति की ओर देखता है। वो कहता है शायद उस एक्सीडेंट की वजह से होगा, पर इतना अपने ख्यालों से बाहर आते हुए लक्ष्य अदिति की मासूमियत को देखने लगता है। लक्ष्य अदिति से कहता है, अदिति, जिस पर अदिति लक्ष्य की ओर देखने लगती है। लक्ष्य शैतानी मुस्कुराहट लिए अदिति से कहता है, मैं तुम्हें एक और मैजिक दिखा सकता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, क्या तुम देखना चाहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पास आना पड़ेगा। बेचारी अदिति लक्ष्य की चिकनी छुपा बातों पर आ जाती है और उसके बहुत करीब चली जाती है। अब तुम अपनी आंखें बंद करो अमम। ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य उसकी इन हरकतों पर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने अच्छे से अपनी आंखें बंद तो की है न? जिस पर अदिति कहती है, जी लक्ष्य जी, हमने अच्छे से बंद की है पक्का। अच्छा ठीक है, अब अपने हाथों को सामने लाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें मैजिक नहीं देखना? हाँ देखना तो है, तो फिर ज्यादा मत सोचो और अपने हाथों को सामने लाओ। अच्छा ठीक है। लक्ष्य अदिति के हाथों को अपने अपने हाथों पर लेता है और उसके हाथों को एक रेड रिबन से बांधने लगता है। लक्ष्य ने उसे इस तरह से बांधा कि अदिति को पता ही नहीं चला कि अभी अभी लक्ष्य ने क्या किया। लक्ष्य अब धीरे धीरे अदिति के करीब बढ़ रहा था। जब अदिति को अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है, लक्ष्य जी अब क्या मैं अपनी आंखें खोलूं? जब अदिति को लक्ष्य की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है, किसी की गर्म सांसें खुद पर महसूस होती है, तब जाकर अदिति अचानक से अपनी आंखें खोलती है तो उसे लक्ष्य का सुंदर और अट्रैक्टिव चेहरा दिखता है। लक्ष्य जी, आप ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्य स्माइल कर अदिति की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, जो मैजिक मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अनोखा है। ये कहकर लक्ष्य अपने हाथों को अदिति के गर्दन पर फिराने लगता है, जिससे अदिति की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। लक्ष्य अदिति की ओर झुकने लगती है और इसके बंधे हाथों को अपने एक हाथ से उसके सिर के ऊपर ले जाता है और उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठों से ढक देता है और उससे पैशनेटली किस करने लगता है। लाख काफी बेसब्र होकर अदिति के होठों का रस पिए जा रहा था। लक्ष्य अदिति के मुंह के अंदर अपने टंग को डालना चाहता था, पर अदिति अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी, जिस वजह से लक्ष्य अपने हाथों को उसके शर्ट के अंदर डालकर उसकी पतली कमर पर जोर की चुटकी लेता है, जिस वजह से अदिति की आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर लक्ष्य अपनी टंग को उसके मुंह के अंदर डाल देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। करीब 25 मिनट तक किस करने के बाद जब उसे ये एहसास होता है कि अदिति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो उसे छोड़ता है। अदिति जोर जोर से सांस लेने लगती है, जिस वजह से अदिति की ब्रेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है, जो लक्ष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लक्ष्य अब अदिति के नेक पर अपनी वेट टंग को घुमा रहा था, जिससे अब अदिति भी मदहोश हो रही थी। लक्ष्य उसके नेक को किसके साथ साथ बाइट भी कर रहा था। लक्ष्य इससे आगे भी कुछ करता, तभी ड्राइवर कार रोकता है और कहता है, सर हम पहुंच गए। लक्ष्य को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लक्ष्य अपने मन में सोचता है कि शीट यार, जब भी मैं अदिति के साथ होता हूं तो कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। अदिति तो अपनी आंखें ही ओपन नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी शर्म आ रही थी जो अभी लक्ष्य ने उसके साथ किया था। लक्ष्य अदिति के हाथों को फ्री करता है और उसके बालों को सही कर उसके माथे पर किसकर उससे दूर होता है। तभी उनके कार के बाहर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। जब अदिति विंडो से बाहर देखती है, तब उसे वहां प्यार सा आदि दिखाई देता है, जो अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। अदिति जल्दी लक्ष्य को पीछे धक्का देती है और दूसरे साइड से निकल जाती है और धीरे धीरे आदि की ओर बढ़ने लगती है और फिर पीछे से आदि की आंखें बंद कर देती है। ओहो मम्मी, मुझे पता है ये आप है। अच्छा, और मैं ये कैसे मान लूं कि आपने मुझे पहचान लिया? आदि कहता है, मम्मा मेरी आंखें पीछे भी है तो आप मुझसे बच नहीं सकती, ठीक है? अदिति उसके आंखों पर से अपने हाथ हटाकर उसके मासूम से चेहरे को देखने लगती है। आदि, आपने मुझे आपके इस सीक्रेट के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, ये कहकर उसे प्यार से किस कर लेती है। आदि कहता है, मम्मा वहां देखिए कितना सुंदर पार्क है। तब जाकर अदिति उस ओर देखती है जहां बहुत सुंदर पार्क था और वहां बहुत सारे लोग भी थे। लक्ष्य तो अदिति के यूं धक्का देने से ही वहीं पर पड़ा। अब दोनों माँ बेटे को देख जल भून रहा था। अदिति कभी तो उसके पास नहीं आती और उससे दूर भागता रहते हैं, और अब यहाँ देखो। खैर लक्ष्य, मुझे अपने बेटे से नहीं जलना चाहिए, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बेटा है। लक्ष्य खुद की इस थॉट को सोचने के बाद खुद को ही चमेट लगाता है और बाहर निकल जाता है। अब तक सभी बाहर निकल चुके थे। सौम्या तो झट से अदिति और आदि के पास चली जाती है, जिसे देखकर रोहन का मुंह बन जाता है और वो उसे घूरकर देखने लगता है। मम्मा, नानू चलो ना जल्दी। हाय लक्ष्य, जिसे देखकर ऋण का मुंह बन जाता है। लक्ष्य बस उसे इग्नोर करता है। सामने एक बेहद खूबसूरत सा पार्क था, जिसे देखकर आदि काफी खुश हो रहा था। यूं कहे कि उससे रहा नहीं जा रहा था। नानू नानू चलिए ना। उसके नानू जो आदि को देख रहे थे वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा चलो। सभी अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं जहां लिखा था द फेमस एएस पार्क। सभी अंदर एंटर करते हैं। लक्ष्य और रोहन ने मास्क लगा रखा था, जिससे वे काफी कूल लग रहे थे। रोहन लक्ष्य से कहता है, भाई बॉडीगार्ड भी यहाँ अपने कैजुअल लुक में है, जिससे वे भाभी और आदि को प्रोटेक्ट कर पाए और बाकी सब ठीक है, हम इस लुक में कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लक्ष्य अपने पॉकेट एक हाथ रख कहता है, गुड, और ध्यान रहे उन्हें कोई परेशानी ना हो पाए। आप चिंता मत कीजिए भाई, कुछ ही लोग हैं जिन्हें आपके और भाभी के बारे में पता है। सबको यही लगता है कि वो मेहरा खानदान की बेटी है जो अभी अनमैरिड है। लक्ष्य रोहन के मुंह से अनमैरिड शब्द सुन के अपनी मुट्ठी कस लेता है, पर फिलहाल वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ओके देन, अगर सब हो चुका है तो हमें अंदर चलना चाहिए। हम ठीक है। एएस पार्क एक बहुत बड़ा पार्क था, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए खेलने की सारी चीजें थी, जैसे रोलर कोस्टर, जंपिंग, डांस एंड और भी बहुत कुछ था। लक्ष्य और रोहन जैसे ही पार्क में कदम रखते हैं, सारी लड़कियां बस उन दोनों को ही देखती रह जाती है। सभी लड़कियां उन दोनों को देखकर अपने में मन में ही उन्हें अपना बनाने के ख्याल संजोने लगती है।
यार देख ना ये व्हाइट शर्ट वाला कितना हैंडसम, मन कर रहा है अभी इसे अपना बना लूं। उसकी बात सुन उसके बगल वाली लड़की बोलती है यार सच में ये ब्लू शर्ट वाला लड़का भी कितना कूल लग रहा है। ये कहकर वो उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड जो कब से अपने बॉस पर नजरें टिकाए था उस लड़की के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो उसकी फोटोज नहीं ले पाती। बाकी सभी लड़कियां तो उन्हें देखने में इतनी बिजी हो चुकी थी, उन्हें यही याद नहीं रहा कि उनके पास भी उनका बॉयफ्रेंड है जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। और तो और वे रोहन और लक्ष्य को भी गुस्से से घूर रहे थे, उनकी वजह से ही तो उनकी गर्लफ्रेंड उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही थी बल्कि उन दोनों को घूरे जा रही थी। अदिति और सौम्या उनसे कुछ दूर पर ही थी, जिससे वो दोनों भी उनकी लड़कियों की बातों को अच्छे से सुन पा रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो किसकी बात कर रही है। जब उन्हें ये वो लड़कियां ये कहते हुए सुनाई देती है ब्लू शर्ट वाला मेरा और व्हाइट शर्ट वाला मेरा, तब जाकर उनका ध्यान पीछे की ओर जाता है, जिसे देखकर तो दोनों आग बबूला होने लगती है। कुछ लड़कों ने अभी तक अदिति और सौम्या को नहीं देखा था, उनका ध्यान लक्ष्य और रोहन पर था। जब उनकी नजर उन पर से हटती है तो उन्हें दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर अब लड़के उनके दीवाने हो चुके थे। अब कहने की क्या जरूरत है, लक्ष्य जी नजर तो सिर्फ अपनी बीवी पर ही थी, जिस पर अब किसी और नजर पड़ चुकी थी जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वही हमरे रोहन का भी यही हाल था। नाना जी उन्हें देखकर बखूबी समझ रहे थे उनके में क्या चल रहा है। वो अपने मन में कहते हैं अरे आजकल के इन नौजवानों को तो देखो कैसे एक दूसरे के लिए इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। खैर चौदों में भी कभी ऐसा हुआ करता था, ये सोचकर वो अपने में ही हंसने लगते हैं। नानू नानू वे अपने होश में आते हुए कहते हैं हाँ हाँ आदि आप मुझे नीचे उतार दीजिए नाना जी। ठीक है बेटा, पर अगर तुम कहीं खो गए तो। नानू आदि अपना मुंह फुलाते हुए अपने नानू को देख रहा था। अच्छा बाबा ठीक है, इतना कहकर वो उन्हें नीचे उतार देते हैं। नीचे उतरते ही आदि अपनी मम्मा की ओर भागने लगता है। मम्मा मम्मा आदि जोर जोर से कह रहा था, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जा चुका था। आदि जल्दी से आईटी के पैरों से लिपट जाता है। मम्मा आदि को आपके पास रहना था। अदिति जो कब से लक्ष्य को घूर रही थी अब आदि की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में ले लेती है। आदि लक्ष्य की ओर देखते हुए कहता है डैड चलिए ना, हमें अभी बहुत सारे राइड करने हैं। ये सुनकर तो सारे लड़के और लड़कियों के दिल ही टूट चुके थे। एक दिल में तो एक ही आवाज आ रही थी, छन से टूटी कोई सपना जग सुना सुना लगे। अब बारी थी सौम्या की, भला वो कैसे रोहन पर किसी नजर बर्दाश्त कर सकती थी। भी रोहन से चिपकते हुए कहती है हब्बी चलिए ना, आप यहाँ क्यों रुके हैं, चलिए हम रोलर कोस्टर में चलते हैं चलिए। वे सभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है गए थे, वहां पर सभी का ध्यान न चाहते हुए भी उनकी ओर ही था। जब उन्हें ये पता चला कि वे सभी मैरिड है तो उनकी सपने सपने ही रह गए, पर कुछ लोग थे जो अभी भी उन्हें अपना बनाना चाहते थे। अदिति लक्ष्य की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है आदि बताओ आपका क्या खेलना है। पर आदि की नजर तो सब जगह थी जहां पर लकड़ियां और लड़के उनके मम्मा और डैड को घूर रहे थे। आदि कहाँ खो गए बेबी, मम्मा मुझे रोलर कोस्टर में बैठना है। आदि पर वो बहुत ऊंचा है, आप अभी उसमें नहीं बैठ सकते। ठीक है नो मम्मा, अब आदि बड़ा हो गया है, वो छोटा बच्चा नहीं है जो मिकी माउस क्लब में खेले मम्मा प्लीज ना। पर लक्ष्य कहता है कोई बात नहीं, अब आदि बड़ा हो गया है तो उसे इसमें ले जाना चाहिए, क्यों है ना आदि। आदि बिना लक्ष्य की ओर देखे कहता है ऑफ कोर्स डैड सही कह रहे हैं। लक्ष्य उसकी बात सुन एविल स्माइल करता है। और उधर रोहन सौम्या को घूर रहा था, ये लड़की मुझसे इतना क्यों चिपक रही है, घूर में तो दूर दूर भागती है और ये देखो फेविक्विक की रह चिपकी है। अगर ये कुछ देरी और ऐसे ही रही तो मैं सांस न लेने की वहां से मर जाऊंगा। और क्या कह रही है ये, इसे रोलर कोस्टर में बैठना है, लेकिन मैंने तो कभी रोलर कोस्टर को सोचकर ही उसकी अब फटने लगती है। अब सभी टिकट कटवाकर रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। रोहन को डर तो लग रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अदिति तो अपनी घबराहट छुपा ही नहीं पा रही थी, उसे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि यह एहसास उसके लिए पहली बार जो था। क्या उनका पता चला? यस मैम, वो थे फेमस एस पार्क में है। कौन है जिसका अभी कॉल आया था, आखिर क्या करने वाला है वो इंसान, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसके बगल में लक्ष्य था और आदि अपने नानू के साथ था। ये तो जाहिर सी बात थी कि अदिति अभी अभी ठीक हुई थी और शायद वो खुद को संभाल ना पाए, इसलिए आदि ने भी कोई बहस नहीं की और अपने नानू से साथ बैठ गया। आदि अपनी मम्मा को देख कहता है मम्मा। आदिति अपनी आंखें धीरे से खोलती है और आदि की ओर देखती है। आदि मुस्कुराते हुए कहता है मम्मा आपका डरने कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक मामूली सी राइड है, अगर आपको अपने डर को भगाना है तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या सच में? अदिति आदि को देखते हुए कहती है। उसे इतना एक्साइटेड होता देख आदि और नानू को बहुत हंसी आ रही थी। अदिति अपनी बातों को सोच थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है वो क्या है ना बेटा, मुझे चलो जाने दो, ये बताओ वो कौन सी टेक्निक है जिससे मेरा डर एक बार ही छूमंतर हो जाए। ओके तो आप ध्यान से सुनिए मम्मा। अदिति के साथ नानू और लक्ष्य भी आदि की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। आदि कहता है मम्मा आपको वो कार के पास वो लेडी याद है? आदि की बातें सुन उसे कुछ देर पहले का सीन याद आता है जब वे सब कार के पास थे और किसी ने लक्ष्य का नाम पुकारा था। उस लड़की का जिक्र सुनकर तो अब अदिति के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे और वही लक्ष्य तो हैरान हो चुका था। वो अपने मन में सोचता है आदि ये तुमने क्या किया, तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी याद दिलाने की? ओ गॉड, पता नहीं मेरे बगल बैठी ये लेडी मेरा क्या हाल करेगी। उफ, ये दोनों माँ बेटे मेरी मुश्किलें क्यों बहा देते हैं। अदिति की रंगत बदलते देख ऐसी कहता है मम्मा आप ठीक हो? अदिति नकली हंसी हंसते हुए कहती है हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या अब आपको डर लग रहा है? मम्मा नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। ये बात अदिति लक्ष्य की ओर घूरते हुए कही थी। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो लक्ष्य को घूर ही रही थी कि रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है। अब अदिति का ध्यान किसी और तरफ था जिससे उसे ये भी पता नहीं चला कि रोलर कोस्टर स्टार्ट हो चुकी थी। लक्ष्य को तो पसीना आ रहा था अदिति के यूं घूरने से। रोहन का तो बुरा हाल हो रखा था, उसे इतना डर लग रहा था कि उसने सौम्या का हाथ पकड़ रखा था, जिससे सौम्या बखूबी समझ रही थी कि रोहन को डर लग रहा है। उसे हंसी भी आ रही थी और रोना भी, क्योंकि रोहन ने उसके हाथों को इतनी तेज पकड़ रखा था कि उसे दर्द हो रहा था। रोहन जी सौम्या धीरे से रोहन को आवाज लगाती है रोहन रोहन क्या है? सौम्या ने रोहन के हाथों को काट लिया था। थैंक गॉड तुमने सुना तो सही, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दुख रहा है। ओह सॉरी, वो मुझे लगा ये सेफ्टी बैंड है। तुम्हें क्या लगा मुझे डर लग रहा है? तुम शायद रोहन को अपने हाथों पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। सौम्या मुस्कुराते हुए रोहन से कहती है मेरा हाथ अच्छे से पकड़िए और एक गहरी सांस लीजिए। रोहन सौम्या को देखे जा रहा था और जैसा वो कह रही थी वैसा ही कह रहा था, जिससे उसका डर जाता जा रहा था। अब सभी अपनी राइड एंजॉय कर रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अदिति के मन में अभी भी उस लड़की का ही ख्याल आ रहा था जो बात उसे काफी डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ वो लोग यही है, पर मैंने लक्ष्य और रोहन को कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो शुश अपने बकबक बंद करो और ध्यान से देखो, वो लोग वही कहीं होंगे। फोन के दूसरी ओर से पाली माया को डांट रही थी।
ओके मोम, मैं चेक करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और रही बात उन दोनों की, तो मुझे नहीं लगता इंडिया का टॉप दशमलव एक बिजनेसमैन उस 2 करोड़ लड़की के लिए यहाँ आएगा। आप चिल रहिए मोम, आज तो मैं उस अदिति की वो हालत करूंगी कि वो याद रखेगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है बिना अपनी मोम की बात सुने कि वो क्या कहना चाहती है। पाली गुस्से से फोन को घूरते हुए कहती है, ये लड़की, खैर छोड़ो, वो मेरी बेटी है और वो कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकती, तो मुझे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एएस पार्क में अभी तक उनकी राइड खत्म हो चुकी थी और वे सभी उतरकर घूमने लगते हैं। सौम्या वहां गोलगप्पे वाले को देख खुश हो जाती है और अदिति से कहती है, भाभी आइए, मैं आपकी एक ऐसी चीज खिलाऊंगी कि आप मेरा हमेशा शुक्रिया अदा करती रहेंगी। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ा कर गोलगप्पे वाले के पास ले जाने लगती है। जब लक्ष्य उन्हें उस ओर जाते देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो उसे ऐसी जगह पर तो खाने नहीं देगा। लक्ष्य रोहन की ओर देखता है। रोहन उसकी बात को समझ तुरंत सौम्या का रास्ता रोक देता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही रोहन कहता है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ और भी है, चलो हम वहां चलते हैं। इतना कहकर वो उसके हाथ को पकड़ ले जाने लगता है। आदि अदिति के पास जाते हुए कहता है, मम्मा चलिए ना, हम गेम खेलते हैं। ओके बेटा चलो। वे सभी गेम सेंटर में जाते हैं जहां बच्चों के साथ बड़े भी खेल सकते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। नाना जी कहते हैं, बेटा मैं तो थक गया, मुझे शायद कुछ देरी आराम करना चाहिए। ठीक है नानू, आप आराम कीजिए, हम खेलने चलते हैं। आदि अदिति के हाथों को पकड़कर इस बड़े से गेम सेंटर में घुस जाता है जहां बहुत सारे छोटे छोटे गेंदें थी। हालांकि उसे ये सब बचकाना लगता था, पर वो अब अपनी मम्मा के साथ एंजॉय करना था। उसने अपने किंडरगार्टन के फ्रेंड्स इस गेम के बारे में सुना था। वे उसे हमेशा बताते थे कि वो सब अपनी पापा के साथ वहां जाया करते थे, जिसे सुनकर आदि मायूस हो जाता था। पर अब उसके पास उसकी मम्मा और उसके डैड है, जिससे वो काफी खुश था। लक्ष्य भी आदि को देख काफी खुश था। उसे देखकर ही लक्ष्य समझ गया था कि आदि आज कितना खुश है। वो उससे कभी कहता तो नहीं था इस बारे, लेकिन उसके बिन बोले भी लक्ष्य उसकी फीलिंग अच्छे से समझ जाता था। वो सभी अंदर घुसते हैं। आदि खूब एंजॉय कर रहा था और उसके साथ साथ अदिति भी। लक्ष्य बस खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अदिति आदि के पीछे पीछे भाग रही थी, उससे भगा भी नहीं जा रहा था क्योंकि सभी जगह सिर्फ बोल थी, जिससे उसे काफी दिक्कत हो रही थी। भागते भागते अदिति अचानक से गिरने को होती है कि तभी उसे कोई उसके कमरे से पकड़ लेता है और बैलेंस न बना पाने की वजह से वो गिर जाते हैं। अदिति लक्ष्य को ही देखे जा रही थी जो उसके ऊपर था और उसका हाथ उसके सिर के पीछे उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लक्ष्य जैसे से ही उठने को होता है वो फिसल जाता है और उसके हॉट अदिति के हाथ को छू लेते हैं। क्योंकि लक्ष्य ने मास्क पहना था इसलिए उसे अदिति के हॉट महसूस नहीं हो रहे थे, जिस वजह से लक्ष्य अपने मास्क को हल्का सा नीचे कर उसे होठों को किस कर लेता है, जिससे अदिति के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। लक्ष्य दोबारा से अपने मास्क को पहनता है और खड़े हो जाता है और अदिति को भी खड़े करता है। रोहन जी, आपने ये जानबूझ के किया ना? सौम्या चिल्ला रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। हुआ ये था कि रोहन सौम्या को अदिति से अलग कर उसे हॉन्टेड हाउस में ले आया था। अब वो रोहन पर पूरी तरह से भड़की हुई थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। जगह अंडर्स को जगह अब उसे डरावने लोग दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत डरावने कपड़े पहन रखे थे और डरावना मेकअप भी किया हुआ था, जिससे वे सब लोग बहुत खतरनाक लग रहे थे। तो जाहिर सी बात थी सौम्या को डर लग रहा था। रोहन सौम्या से कहता है, अरे यार तुम फालतू में डर रही हो, ये सब असली थोड़े ही है जो अभी तुम्हें निकल जाएंगे। मुझे लगा तुम एंजॉय करोगी लेकिन तुम तो डरने लगी। सौम्या रोहन की बात सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी किसी को देख उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। सौम्या रोहन को धक्का दे देती है और उसके पीछे से आ रहे आदमी एक ही बार में धूल चटा देती है। रहा जो उसके हरकत पर गुस्सा करने वाला था वो कुछ कहता कि तभी वो देखता है कि सौम्या ने किसी को मार दिया है। रोहन, ये सब ट्रैप है, हमें अभी बाहर जाना होगा लक्ष्य के पास। सौम्या वहां पड़े आदमी को देखते हुए कहती है जिसके हाथों में चाकू था। रोहन, क्या देख रहे हो, चलो ना। वो उसका हाथ पकड़ भी पाती कि तभी रोहन उससे कहता है, कौन हो तुम? रोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? सीरियसली अब तुम इस चीज को मजाक में नहीं ले सकते, अभी देखा ना तुमने की। रोहन क्या कर रहे हो? रोहन उसका गला दबाए हुए था। मैंने पूछा कौन हो तुम? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा, समझी? रोहन उसे छोड़ देता है जिससे वो जमीन में धड़ाम से गिर जाती है और वो खांसने लगती है। रोहन उसके पास बैठ उसके बालों को जोर से पकड़ लेता है। रोहन खबरदार, जो और एक बार तुमने मेरा नाम लिया तो सौम्या कभी मुझे तुम नहीं कहती और तुम तो मुझे मेरे नाम से बुला रही हो। सौम्या को फाइट तो बिल्कुल भी नहीं आती है और तुमने तो उसे एक ही बार में धूल चटा दिया, मानो ये तुम्हारे लिए कोई आम बात हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जाल में आ जाऊंगा? हन्नन, रुको मैं बताती हूँ। वो इससे आगे भी वो कुछ बोल पाती, कोई सूट कर देता है। उस लड़की की उसी वक्त मौत हो जाती है जब रोहन उस ओर देखता है जिस तरफ से गोली चली थी। तो वहां पर एक आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और उसका निशाना रोहन था। वो उस गोली चला भी पाता, कोई पीछे से उसके सर पर वार करता है। सौम्या गेम सेंटर में सभी बॉडीगार्ड ने लक्ष्य और सभी पर अपनी नजर रखा हुआ था बिना किसी की नजर में आए। बॉडीगार्ड को ये तो पता चल गया थी कि अब उनके बॉस का ऑर्डर कभी आ सकता है। वो चौकन्ने थे और अपने बॉस के इशारे का इंतजार कर रहे थे। अदिति को कुछ अजीब लग रहा था। ये मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। आदि कहाँ है? अदिति चिल्लाते हुए आदि का नाम पुकारती है। मम्मा क्या हुआ? वो देखती है कि आदि वहीं पर है, उसके पास वो चैन की सांस लेती है। अदिति, आर यू ओके? क्या हुआ? लक्ष्य अदिति को परेशान देख कहता है, जिस पर अदिति कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने इनसे कह तो दिया कि सब ठीक है पर मेरा मन नहीं मान रहा। बेटा क्या आपका खेलना हो गया? मम्मा और आदि ने खूब एंजॉय किया। अच्छा ठीक है, हम लोग अब चलते हैं। ठीक है ओके मम्मा। लक्ष्य ये देख सकता था कि अदिति परेशान है पर वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अदिति इतनी परेशान क्यों दिख रही है। लक्ष्य जी चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो, ये कहकर वो अब बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही लक्ष्य की नजर अब सभी तरफ देख रही थी। उसने ब्लैक गोगल पहन रखा था जिससे लोग उसकी नजर को समझ नहीं पा रहे थे। उसे अब इतना तो पता चल गया था कि उनके दुश्मन यहाँ आ चुके हैं। ओह तो तुम आ ही गए, वेलकम बैक। लक्ष्य एक सरकास्टिक स्माइल अपने चेहरे पर लिए हुए था जिससे वो काफी कातिलाना लग रहा था। नानू आप बोर तो नहीं हुए ना? सॉरी हमने आपको इतना वेट कराया। कोई बात नहीं बेटा। आदि क्या आपको मजा आया? हाँ नानू मुझे बहुत मजा आया। क्या आपको और कुछ खेलना है? नो नानू मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। मम्मा हाँ आदि बोलो। ऐसी अदिति की आंखों में देख रहा था उसे, वो कुछ अलग लग रही थी जैसे को वो अदिति हो ही ना। लक्ष्य भी अदिति को देख रहा था जो अब बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। वो बिल्कुल सही लग रही थी। जो कुछ देर पहले डरी सी लग रही थी वो अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। अदिति प्यार से आदि की ओर देखती है। क्या हुआ आदि, क्या आपको भूख लग रही है? आदि ने कुछ देर पहले जो देखा था उसे वो अपना वहम समझ अदिति से कहता है, हाँ मम्मा मेरे टम्मी में चूहे दौड़ रहे हैं। अदिति स्माइल करती है और कहती है ठीक है चलो।
एक मिनट। अदिति थोड़ा रुक लक्ष्य की ओर देखती है और उसके पास जाती है और उसके कान में जाके कहती है, लक्ष्य जी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है बिना पीछे देखे। डैड मम्मा कहा गई, लक्ष्य आदि से कहता है। वो बेटा उन्हें कुछ काम याद आ गया इसलिए वो उसे करने जा रही है, आप फिक्र मत करो, वो जल्दी आ जाएंगी। चलो आपको भूख लगी है ना, चलो हम चलते हैं। डैड हम नहीं जा सकते, मोम अभी तक आए नहीं है तो हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़कर चले जाए, उनके पास तो फोन भी नहीं है, वो हमें कैसे ढूंढ पाएंगी। नानू स्माइल करते हुए आदि को देखते हैं, कितना समझदार है आदि, उसे अपनी मम्मा की कितनी चिंता है। अच्छा ठीक है, हम यही उनका इंतजार करते हैं, नाना जी उन्हें देखते हुए कहते हैं। अदिति वॉशरूम में थी और वो सरकास्टिक स्माइल लिए मिरर में खुद को देख रही थी। वो मिरर में देख कहती है, मैं अपने बच्चे और पति को कुछ भी होने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। उधर सौम्या ने उस आदमी को पीछे से मार दिया था। रोहन सौम्या को देख कहता है, सौम्या रोहन जी जल्दी आइए, हमें अभी भाभी और आदि के पास जाना होगा। रोहन जल्दी उसकी ओर बढ़ जाता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। रोहन उससे अभी कुछ नहीं पूछता और क्योंकि उसे पता था अभी कुछ पूछना बेकार है। अदिति अब वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। आदि को अदिति अब पहले वाली ही अदिति लग रही थी, जिससे वो राहत की सांस लेता है और अदिति की गोद में चले जाता है और उसके चिक पर किस करने लगता है। अदिति उसकी हरकतों को देख खिलखिलाकर हंसने लगती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ।